अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इससे पहले कि मैं असल मामले की तरफ आऊँ जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या गेम खेली है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के, और किस तरह से पीपल्स पार्टी जो बड़ी बाउसूल सियासी जमात बनती है और जो बड़ा ये क्लेम करती है कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करने की जो है वो बड़ी पाबंद भी है और उसको उस पर अमल भी करती है, ख़ुद पीपल्स पार्टी ने क्या गेम खेल दी है, ज़रा इस पर बात करते हैं। और उससे पहले लेकिन मैं सिर्फ जो पिछली वीडियो में मैंने नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बात की थी उसमें मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर दूँ को जो उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि हमने कभी कशकोल नहीं उठाया। हम ये आज देखें कशकोल उठाना पड़ रहा है, हमने तो कभी कशकोल नहीं उठाया। तो इस पर जो है वो मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये स्टोरी है शहबाज राना साहब की, 2017 की स्टोरी है जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ एडेड वोपिंग $35 बिलियन टू पाकिस्तान डेट। यानी वो उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के कर्ज़ों में $35 अरब का इजाफा किया है। कब? 2013 से 2017 के दरमियान। 2013 से 2017 के दरमियान 4 साल में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कर्ज़ों में $35 अरब का इजाफा करके वो गए और आज कह रहे हैं कि हमने तो कशकोल नहीं उठाया। ये कौन है जो कशकोल उठाए फिरते हैं? तो ये बहुत ही हैरान कुन उन्होंने कहा। दूसरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ये IMF की वेबसाइट से लिया गया है और IMF की वेबसाइट में पाकिस्तान के प्रोग्राम्स की डिटेल्स बताई गई हैं। तो इसमें जो 3 प्रोग्राम जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, ये 3 प्रोग्राम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के हैं जो IMF के साथ किए गए। तो नवाज शरीफ साहब जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कशकोल नहीं उठाया, तो ये डॉक्यूमेंट बताता है कि 3 मरतबा तो सिर्फ वो IMF के पास गए, उसके अलावा जो कर्ज़े लिए गए वो उसकी तफसीलात अलग हैं। तो नवाज शरीफ का दावा ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है, गलत दावा है। और शहबाज शरीफ साहब का आपको तो जुमला आपको याद ही होगा कि जी मैं आया हूँ तो आप समझ लें कि मांगने आया है, पर मांगने नहीं आया, लेकिन जैसे आपने 70 सालों में हमारा हाथ बटाया, थोड़ा सा हमारे कशकोल में और डाल दीजिए। और ये वो कह चुके हैं कि अमेरिका के बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। और इन सारे हक़ाइक़ के होते हुए ये कहना कि हमने तो कभी कशकोल नहीं उठाया, तो नवाज शरीफ साहब का ये जुमला जो है ये झूठ और गलत बयानी पर मबनी जुमला है। तो इसलिए ये जो पॉइंट मेरा मिस हो गया था पिछली वीडियो में जो नवाज शरीफ साहब की थी, उसमें मैंने सोचा कि ये ऐड कर दूं। दूसरा जनाब 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं पीपल्स पार्टी के सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो कि कायम मकाम सदर हैं। यानी सदर ज़रदारी मौजूद नहीं है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मकाम सदर हैं और सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। अब ये 2 सदारती ऑर्डिनेंस क्या हैं? एक तो ये है कि जी नैब रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दी गई है। पहले जब ये 90 दिन होती थी बड़ा शोर शराबा मचाया गया था, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई और नैब की जो रिमांड की मुद्दत था वो 90 दिन से कम करके 14 दिन की गई थी, लेकिन अब उसको फिर 40 दिन कर दिया गया। और दूसरा ऑर्डिनेंस ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये ऑर्डिनेंस तो कल के हैं, कल जारी हुए थे, लेकिन इस पर हम बात नहीं कर सके थे, तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर कुछ बात हो जाए। देखिए, पहली बारी बारी ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि नैब के रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन क्यों करना पड़ी? ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट मालूम होती है और वो भी थ्रू ऑर्डिनेंस। पहली बात तो ये ऑर्डिनेंस क्यों आया? जब अभी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, आने वाले दिनों में भी कौमी असम्बली का इजलास है, अभी बजट का सेशन भी आने जा रहा है, तो जब कौमी असम्बली का इजलास होना है तो ये इजलास में क्यों नहीं तरमीम पास की गई? नून लीग के जो चीफ विप हैं जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, उनसे मेरी आज बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या किया है आप लोगों ने, तो वो कहते हैं ये तो मेरे इल्म में ही नहीं है। यानी एक पार्लियामेंटेरियन, एक MNA, एक हुक्मरान जमात का चीफ विप, उसके इल्म में नहीं है कि ये क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं और सदारती, यानी बारो बारी अमेंडमेंट आ गई। इसका मतलब है कि नून लीग की कंसल्टेशन भी इसमें शामिल नहीं है और ये बारो बार आ गई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी के जो कायम मकाम सदर हैं वो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। अब जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जब वो ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की उनको हिमायत हासिल है। अब इस पे जो साद रफ़ीक साहब ने स्टेटमेंट दी है, साद रफ़ीक साहब का बयान जो सामने आया है, उनका बयान जो कि कहाँ गया, हाँ ये मेरे पास है। साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है।
मुख्तलिफ फ़ौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। फिर वो कहते हैं 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए। ये ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। ये हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं। और तारिक फजल चौधरी जो चीफ विप हैं कौमी असम्बली में, उनका बयान तो मैंने आपको बता ही दिया, जिनसे मेरी खुद बातचीत हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कानून का लाना, ये साफ नज़र आता है कि इमरान खान के लिए लाया जा रहा है, और ताकि उनको लटकाया जाए, क्योंकि केसेस पुराने ख़त्म हो गए, अगली टेंशन पड़ी हुई है। क्या आगे क्या करना है? अब इमरान खान को मज़ीद लटकाने के लिए और तोशा खाना जैसे कानून और नैब के उल्टे सीधे रेफरेंसेस ला के कम से कम 40 दिन तो कोई पूछेगा ही नहीं ना। 40 दिन तो इमरान खान को सीधा सीधा अभी इस ऑर्डिनेंस के बाद 40 दिन तो सीधा सीधा कस्टडी में लिया जा सकता है, और उसके बाद फिर रिमांड होगा, जो फिजिकल जुडिशल होगा। तो 40 दिन तो अपनी फिजिकल रिमांड में रख सकती है नैब, ये अब कर दिया। अब वो जिसको काला कानून कहते थे, जिसमें अमेंडमेंट लाई गई थी, अब वो इमरान खान के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए रातों रात शब खून मार के आइन के ऊपर और ये ऑर्डिनेंस लाया गया। अब आप बात करेंगे पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि जी ऑर्डिनेंस भी तो ऐन कानूनी चीज़ है। ऐन कानूनी चीज़ है जब कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो और सेशन ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ सेशन भी चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं है, तो ये लाया गया। अच्छा, अब इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जो नैब का अफसर, ये आप सुनिए, नैब का वो अफसर जो बदनीयती पर मबनी केस किसी के खिलाफ बनाएगा, उसको पहले कानून में सज़ा थी 5 साल कि अगर नैब का अफसर किसी पर बदनीयती पर मबनी किसी के खिलाफ केस बना देगा तो 5 साल सज़ा होगी उसको। यानी वो 10 दफ़ा सोचेगा केस बनाते हुए कि यार मैं कहीं मुझे कोई उठाकर टांग ना दे, मुझे 5 साल जेल की सलाखों के पीछे ना डाल दिया जाए, 10 दफ़ा सोचेगा। लेकिन अब उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है, और उसको इंसेंटिव देते हुए कहा जा रहा है कि जनाब आपकी अब 5 साल नहीं, सज़ा 2 साल होगी, कम कर दी। अब इसमें क्या लॉजिक है, क्या आर्गूमेंट है कि कैसे आपका 5 साल की जो मुद्दत है उसको आप 2 साल में लेकर आ रहे हैं, उसकी जो सज़ा है उसकी मुद्दत को क्यों कम कर रहे हैं, क्यों हौसला दे, क्यों इनकरेज कर रहे हैं, एक अफसर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बदनीयती पर मबनी जो है वो केस बना सकता है, क्यों सज़ा कम करने की लॉजिक क्या है? ये कोई बताए, समझाए लॉजिक। अच्छा, ये इसका कोई जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस आया है वो ये आया है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसमें रिटायर्ड जजेस लगाए जा सकते हैं। अब ये मसला क्या है? अब देखें, पाकिस्तान, पूरे के पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ आपको पता ही है, हर बंदे ने, पीटीआई के हर बंदे ने अपने दरख्वास्तें दी हुई हैं ट्रिब्यूनल्स के पास। ट्रिब्यूनल्स हैं सिर्फ 2। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने मलिक शहजाद साहब ने 6 जजेस के नाम और भिजवाए, 7 जजेस के नाम और भिजवाए कि इन 7 जजेस को ट्रिब्यूनल के जजेस अपॉइंट किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको जजेस लगाने से इनकार कर दिया कि इनको जजेस नहीं लगाया जा सकता, और वो जजेस नहीं लगाए गए। अब ऑर्डिनेंस आया है कि जी इन जजेस में रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जा सकता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा? मर्जी के चुन के रिटायर्ड जजेस ढूंढे जाएंगे और उनको लगाया जाएगा, अपनी मर्जी के गलीज़ किरदार रखने वाले लोगों को और ड्यूबियस किस्म के कैरेक्टर्स को उठाकर लगाया जाएगा, और मेक श्योर किया जाएगा कि ऐसे बंदे अपने लगाए जाएं कि जो क़यामत तक ट्रिब्यूनल्स का फैसला ना करें, लटका रहे जब तक लटकेगा। अब इन जजेस, जो 6 जजेस, 7 जजेस के नाम लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे, उनसे क्या शिकवा है कि भाई ये अपराइट जजेस हैं, ये आएंगे तो 4 महीने में फैसला करेंगे, 3 महीने में फैसला करेंगे, जैसे इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स में अब ये इस्लामाबाद की 3 सीटों का फैसला होने जा रहा है। अब ऐसे ही अगर पंजाब के केसेस का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के इन ट्रिब्यूनल्स के पास होगा और 4 महीने में पता चल जाएगा, कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा कि इलेक्शन क्या हुए हैं, मजाक अलहदा बनेगा, पार्लियामेंट में कॉम्पोजिशन अलहदा तब्दील होगी, तो उससे खौफजदा होकर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ले आई है कि जनाब रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं। कल को आप कहेंगे रिटायर्ड जजेस को दोबारा हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है। और अच्छा, अब ये रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, और कैसे इस पर अकरबा परवरी होगी, और कैसे इसमें मुखालिफिन को निशाना बनाया जाएगा। तो निज़ाम नंगा हो गया है, निज़ाम नंगा होकर सामने खड़ा हो गया है डटाई के साथ। अब ऐन मुमकिन है कि बग़ैर लाहौर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के ये जो रिटायर्ड जजेस हैं, इनके कुछ नामों को नोटिफाई कर दिया जाए
वो अलग बात है कि उसको पे चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज पता नहीं कौन करेगा। पीटीआई तो वालों में तो माशाल्लाह इतनी जो है ना वो फुर्सत ही नहीं है उनको कि वो अदालतों में इस तरह की चीज़ों को चैलेंज करें, और अगर करें भी तो वो लगती नहीं है कई चीज़ें। तो ये एक और कॉम्प्लिकेशन होने जा रही है, और कॉम्प्लिकेशन ये है कि अब ये रिटायर्ड जजेस जो हैं इनको किसी भी दिन उठा के इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा, और ये जजेस जो हैं वो फिर आएगा, फिर उसमें आइन उठेगा कि भाई ये तो इन कंसल्टेशन विद लाहौर हाई कोर्ट लगाना था, तो कंसल्टेशन तो हुई नहीं। तो जब मीनिंगफुल कंसल्टेशन ही नहीं होगी तो इनको उसके बगैर लगा दिया जाएगा, तो फिर ये मामला न सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होगा बल्कि इस पर सवाल भी उठेंगे, और ये सवाल जो हैं वो अदालतों में चैलेंज भी होंगे। तो निज़ाम में बचा क्या है? निज़ाम की में रीढ़ की हड्डी, स्पाइन ख़त्म हो गई है, स्पाइनलेस सिस्टम हो गया है निज़ाम हमारा। ओवरऑल सिस्टम में यही रह गया है कि ताकतवर बस अपनी मर्ज़ी का ऑर्डिनेंस लाए और थोप दे। ना जमहूरी रिवायात, ना पार्लिमानी रिवायात, ना कोई शर्म, ना हया, ना गैरत। अब पूछे ना कोई पीपल्स पार्टी से, अब देखें ना एक कितना मज़े का नुक्ता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ये ट्राइब्यूनल्स का लेकर आए हैं। खुद यूसुफ रज़ा गिलानी का अपना केस ट्राइब्यूनल में है। तैमूर मलिक ने चैलेंज किया हुआ है कि भाई मेरे हज़ारों वोट, 10,000 वोट, पता नहीं 14,000 वोट कितने उनके मुस्तरद करके, और 300 वोटों से उनको हराया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 300 वोटों से जीते थे, और मुस्तरद वोटों की तादाद 10,000 है, 12,000। तो ऐसे में उनका मामला खुद ट्राइब्यूनल में है, और यूसुफ रज़ा गिलानी ही ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जज लग सकता है। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूसुफ रज़ा गिलानी ऐसा कैसे ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं जिससे वो खुद को, यानी एक बंदा जीतने के बाद खुद एक ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल रहा है जो उसको खुद फ़ायदा देगा। तो ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान में ही शायद हो सकता है। फिर क्या मैं सख्त जुमला कह दूंगा तो फिर जाहिर है मेरे लिए मुश्किल बन जाती है। लेकिन ये हालात जो है वो लोगों के सब्र को, उनके जो है ना वो उसको आजमा रहे हैं, ताकि और वो सब्र का पैमाना फिर कतरा कतरा भरता है, कल को फिर वो लावा बनता है, प्रेशर कुकर बनता है और वो फट जाता है। तो आज ही मेरा ख्याल है कि इन लोगों को और पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन को वाज़े करना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस, और यूसुफ रज़ा गिलानी क्या को एक पैकेज डील मिली हुई है माशाल्लाह। उनके 4 बेटे असम्बलियों में हैं, 3 MNA हैं, चौथे खुद ये सेनेटर चेयरमैन सेनेट बन गए, 5वां बेटा MPA है। तो 5 बाप बेटे जो हैं वो असम्बलियों में हैं। तो वो तो फिर ऐसे ही ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, और उनको पता कैसे, एक के अलावा उनके सारे बेटे जाली फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। सिर्फ एक आध उनका बेटा जो है वो जनमन जीता है। तो ऐसे में जब उनको पता है कि मेरे इतने पूरे ख़ानदान के हाई स्टेक्स हैं, वो तो फिर ऐसे ही ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे ना। उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए बाबे, कानूनदान, उनके सीनियर लोग, आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, वो भी क्या यूसुफ रज़ा गिलानी के इस इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।